नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है। आज की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि यूसीसी नजरिए में पक्षपात कैसे करें विश्वास। यूसीसी यानी एक समान नागरिक संहिता, पूरे देश के लिए एक कानून। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब सरकार इसको लागू करने की बात करती है तो हम ये देखते हैं कि क्या सरकार का नजरिया सबके लिए एक समान है। अगर सरकार का नजरिया सबके लिए एक समान नहीं है, पक्षपातपूर्ण है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। एक कानून तो यहां भी सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बुलडोजर खास समुदाय के घर के लोगों के यहाँ जाते हैं और वो भी इलीगल तरीके से जाते हैं, कानून को धत्ता बताकर जाते हैं। कानून का पालन करना ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन कानून को नहीं मान करके क्राइम कुछ और हो और घर तोड़ दिया जाए, पूरे परिवार को परेशान कर दिया जाए, मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाए। ये तो बस एक उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन जब हम यूसीसी और एक समान कानून की बात करते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं। भाई, देश में अमीर और गरीब की खाई बहुत चौड़ी है, यहां भी यूसीसी हो जाए ना, यहां भी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, खाई कम से कम हो, आदर्श ना हो कि पूरे बराबर हो जाए, लेकिन कम से कम तो हो सकती है। देश में एक समान वेतन क्यों नहीं लागू कर दिया जाए? क्यों महिलाओं को कम तनख्वाह मिलेगी, पुरुषों को ज्यादा मिलेगी? काम वाली को कम देंगे और काम वाला को ज्यादा देंगे। यहां भी तो एक समान कानून होना चाहिए। स्त्री और पुरुष को बराबरी क्यों ना मिले? यहां भी एक समान होना चाहिए। तो जब हम कहते पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कोई नहीं कर रहा है, नजरिए पर और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण जो है उस पर आप पर यकीन नहीं होता। पिछली भी सरकारें थी इस देश में, यूसीसी को आइडियल माना गया कि देश में, पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, यह भी संविधान में है। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक स्टेक होल्डर्स इसमें सहमति न दे दें, कंसेंसस ना हो जाए, इसको जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए तो अब तक की सरकारें इसको लागू नहीं कर पाई, तो वो गुनहगार थी। और यहाँ आज की सरकार न्याय इंसाफ पसंद हो गई, क्योंकि उसको बिना सबको सहमति लिए हुए लागू करना है। ये बेसिक बात है। तो एक समान कानून के कंटेंट और बेहतर हो, समानता का आधार और बेहतर हो, लेकिन इसको सहमति के आधार पर लेना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि मैंने तो डंके की चोट पर हमारी पार्टी ने 370 हटाया, डंके की चोट पर हमने राम मंदिर बनवाया और डंके की चोट पर हम यूसीसी लागू करेंगे, हमने घोषणा पत्र में लिखा है, जिसको जो करना हो कर लो। ये मेरी भाषा नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा है, जो मैं किसी चैनल में इधर उधर बैठ करके सुन रहा हूं, उस चैनल का, उस बहस का हिस्सा भी हूं। इस तरह की भाषा है। क्या ऐसी भाषा से यूसीसी लागू होता है? एक समान कानून बनाने के चक्कर में समाज को ही असमान कर दोगे। इस विषय पर हम बात करें। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? ये कैसा लोकतंत्र है? डेमोक्रेसी तो बहुमत से सरकार चलती है, लेकिन बहुमत हमेशा अल्पमत को साथ लेकर, विश्वास में लेकर चलता है। मैं बहुसंख्यक नहीं बोल रहा हूं, मैं अल्पसंख्यक नहीं बोल रहा हूं, लोकतंत्र की शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो बहुमत है उसको अल्पमत को विश्वास में लेकर चलना होता है। विपक्ष का दर्जा सरकार के सामने एक बड़ा दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है विपक्ष का, जो नेता होता है उसका। विपक्ष की बात सुनी जाती है कि डंके की चोट पर हम लागू करेंगे, जिसको जो करना हो कर लो। ये भाषा लोकतंत्र की नहीं हो सकती, चाहे आपको जितना भी बहुमत मिल जाए। बहुमत तो आपको 303 सीट का मिला है, राजीव गांधी को 415 सीटों का मिला था।
हम इस विषय को ओपन करते हैं, बातचीत में सबको जोड़ते हैं कि कैसे लोकतंत्र का सत्यानाश किया जा रहा है। बहुमत वाली सरकार कहती है कि हम जबरदस्ती लागू करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यूसीसी क्या है, ये लागू होना चाहिए, लेकिन कैसे लागू होना चाहिए इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट, नामचीन पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। आइए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयेश कुमार जी। जयेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्वालियर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ ओमनाथ जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, युवा पत्रकार, लेकिन वरिष्ठता इस आधार पर कि काम का लंबा अनुभव। और हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी रोज की भांति जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप करते हैं इस बहस में, लोकतंत्र विषय एक स्पष्टता रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं। मैं सबसे पहले आज सत्यदेव चौधरी जी से ही बात शुरू करना चाहता हूँ कि मसला तो गंभीर है। आइडियली सबने इसका समर्थन किया है, यूसीसी का। पुरानी कांग्रेस की सरकार थी और अम्बेडकर जी ने भी यूसीसी की बात की, पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए। और आज भी कह रही है बीजेपी की, जब संविधान में उल्लिखित है, हमेशा कहा जाता है कि लागू होना चाहिए, तो लागू कोई करता क्यों नहीं? और हम लागू करने का साहस रखते हैं, हमारे पास बहुमत है, हम इसको लागू करके रहेंगे और ये पूरे देश के हित में है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ये क्या इसको लोकतांत्रिक नजरिए से इसकी व्याख्या आप करें, हमारे दर्शकों के सामने एक नया नजरिया मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, मैं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जब आज के सत्ताधारियों ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा ही हुआ था कि हम ये लागू करेंगे, तो ये 2 बारी तो जीत चुके हैं और बहुमत से सरकारें बना चुके हैं। फिर आज अब कौन सी उलझन में पड़े हुए हैं कि ये अब इसको लागू क्यों नहीं कर देते? कर दो। जब आपकी सरकार बनी हुई है, बहुमत से सरकार बनी हुई है, चुनाव से पहले ही आपने इसकी घोषणा कर दी थी और इसके घोषणा करने के बाद आप बहुमत से जीते हैं, फिर किससे पूछने की आवश्यकता है आपको? लेकिन क्योंकि इन्होंने केवल और केवल हिंदू मुसलमान का नजरिया है इनका, चुनाव से पहले इनको करना कराना कुछ नहीं है। और जो चीज असंभव है उसको संभव कैसे कर देंगे? आपने गलत, अगर आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणा कर दी तो वो ठीक कैसे होगा? वो तो घोषणा भी गलत थी और आज इसको बनाना और करना भी गलत है। मैं आपके यूसीसी को देखिए 2 तरह से देखना चाहता हूँ। एक तो संपत्ति के अधिकार से, और दूसरा शायद आप ये कहना चाहते हैं कि भाई एक व्यक्ति ज्यादा शादियां ना करे, एक से ज्यादा शादी ना करे। यही इन 2 नजरियों से इस बात को, यूसीसी को देखा जा सकता है। तो रही बात, सबसे पहले मैं संपत्ति की बात करता हूं। तो संपत्ति तो देखिए, कोई आज के दिन 90% से ज्यादा लोग तो गरीब हैं और 90% से जो 10% लोग बचे, उन 10% के अंदर भी 90% लोग ऐसे हैं कि जो अपना किसी तरीके से गुजारा करते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हो कि भाई संपत्ति के अंदर, पिता की संपत्ति के अंदर बेटी का भी और बेटे का भी समान अधिकार होना चाहिए। मैंने मान लिया आपकी बात को कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास संपत्ति होगी वही तो उसको बंटवारा करेगा ना। और जो संपत्ति जिसके पास है, मान लो वो, आप जो संपत्ति वाले के पास के ऊपर आपने टैक्स भी लगा रखे हैं, सब सब कितनी तरह के टैक्स लगा रखे हैं। मान लो वो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है, वो उसका कुछ अपने पास ही रखना चाहता है कि वो अपनी बेटी को या अपनी बहन को नहीं देना चाहता, तो सरकार कोई ऐसा नियम बना दे, सरकार उसके ऊपर टैक्सेशन का कोई और दूसरे तरीके से कोई नियम बना दे, वे उसके जीते जी या उसके मरने के पश्चात सरकार उस संपत्ति का भागीदार बन जाए। और जब वो संपत्ति का भागीदार सरकार बन जाएगी तो उसमें से कुछ भाग जिनको, जो वंचित रह गए, जिनको नहीं मिला, वो दे दे, सरकार दे दे। सरकार भी तो अपने जिम्मे कुछ रख सकती है ना, कुछ काम तो सरकार भी करेगी अपनी जिम्मेवारी से। बल्कि अच्छी बात है ये तो, अगर उस संपत्ति का भागीदार अगर सरकार बन जाती है तो मान बेटी या बहन नहीं है तो वो
वो उस संपत्ति का अगर सरकार भागीदार बनेगी तो उस संपत्ति को जिसके बहन और बेटी है उसके जिम्मे किया जा सकता है, उसको दिया जा सकता है। लेकिन ये काम सरकार ने नहीं करना, सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती किसी प्रकार की भी। और सरकार ने तो सिर्फ सिवाय हिंदू मुसलमान के लड़ाई करवाने के और कुछ नहीं करती। रही बात शादियों की, तो जब आपके कितने भी देवी देवता देख लो या कितने भी राजा महाराजा देख लो, सबके सब तो बहु शादियां करते थे। और आज केवल खाली एक समुदाय की बात नहीं है, आज भी जब आपने लिव इन रिलेशन को लीगल किया हुआ है, बिना शादी के जब आप बच्चे पैदा कर सकते हो, तो उसके अंदर कहां से वो संपत्ति का अधिकार आएगा? जिसके पिता का ही पता नहीं है कि पिता कौन है, वो पिता को डिक्लेयर भी नहीं करना चाहते। और आज तो आपने विवाह होने के बाद में तलाक के नियम भी बहुत सरल बना दिए। तलाक के नियम भी जो पहले जितने कठिन होते थे वो इतने सरल बना दिए। और देखिए, समाज के अंदर जब तक आप संपन्नता, गरीबी नहीं मिटेगी, संपन्नता नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक इन कानूनों का कोई मोल नहीं है। इन कानूनों का जो मर्जी बोले जाए, ये तो एक अपने आप से अपने दिमाग के अंदर एक न्यायप्रिय और एक ऐसा बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के एक नीति होती है कि जो इंसान खुद अपने आप समझकर उसका उसका सही तरीके से न्याय कर दे। मान लो मेरे पास जो भी संपत्ति है, तो मैं मरने से पहले जो मेरे योग्य संतानें हैं मैं उनको दे दूं। बस ये तो मेरी मेरी एक मानवता है ना, मेरी अपनी समझ है। आप कानून लगा के या जबरदस्ती करके उससे कैसे ले लोगे? मरने के बाद मेरे जो मर्जी करो आप। तो मरने के बाद में, मरने तक भी अगर मैं नहीं देता हूं और मरने के बाद में सरकार कोई ऐसा नियम बना लेना, सरकार कोई ऐसा नियम बना ले भी उसके भागीदार बन जाए उस संपत्ति की, वो सरकार बांट दे उसको। ये जी तो एक बहुत सीधा सीधा काम है जी। और ये जबरदस्ती करने से कोई भी कानून आज तक न लागू हुए। आज कितने भी और कानूनों को देख लो, खाली यूसीसी को ही क्यों देखते हो? आप जितने भी और कानून बने हुए हैं वो सबके लिए एक समान कानून है, लेकिन वही एक कानून किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। एक जी एक ही एक ही मुकदमे के अलग अलग कोर्टों में चले जाओ, अब अलग अलग तरह के निर्णय आते हैं। तो ये तो देखिए बिल्कुल भेदभाव और पक्षपात भरी व्यवस्था है हमारी। और सरकार को अपनी जिम्मेवारी से हटना है। जो मुख्य मुद्दे हैं कोई और विकास के, महंगाई के, बेरोजगारी के, उससे अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ना है। और इसके सिवाय ये मुझे तो कुछ नहीं लगता है, यूसीसी का कोई मायना इसका है नहीं। प्रेम जी। जी जी। मैं जयेश जी के पास आता हूँ। जयेश कुमार जी, आपने सुना सत्यदेव चौधरी जी को कि यूसीसी किस तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है। और हम आपको एक उदाहरण देते हैं आपके पास आने से पहले। जैसे ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, एक कुप्रथा थी। कोई भी प्रोग्रेसिव आदमी इसका विरोध करेगा, इसको खत्म करने होने का स्वागत करेगा। लेकिन अब खत्म हो जाने के बाद स्थिति क्या है जयेश जी, कि एक मुसलमान अगर अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो उसको काम क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और वो जेल में जाएगा, उसको सजा होगी, सब कुछ होगा। और एक हिंदू अगर ये ऐसा ही करता है, शादी करके उसको नहीं रखता है, छोड़ देता है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं है। तो फिर ये कहाँ हुआ एक समान कानून? जी निश्चित ही प्रेम जी, बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि ये मैं आपको एक अच्छी जानकारी आज आपने जिससे मुझे बताया था, तब मैंने इसकी खोजबीन शुरू की कि जो जानकारी अभी तक राजनीतिक दलों से बयानबाजी हो रही थी उससे हमें मालूम पड़ रही थी। लेकिन जब खोजबीन की, जब मालूम पड़ा कि ये यूसीसी का मामला अभी का नहीं है, आज 73 साल हो गए इसको इसको केवल लागू करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए। आज से 73 साल पहले भी इसको लागू करने के लिए चर्चाओं में ये विषय आया था और चर्चाओं में ही बात खत्म हो गई। तो 73 साल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि गोवा गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी लागू है। तो ये दो चीजें हमारे जब खोजबीन हमने की, जब मालूम बातें सामने आई। लेकिन यूसीसी को लेकर जिस तरीके से बातें आ रही, जिस तरीके से होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि सैद्धांतिक रूप से तो हर कोई समर्थन करेगा और राजनीतिक पार्टियां कर भी रही है।
लेकिन जिस तरीके से बारीकियों से यूसीसी को देखा जा रहा है, वो नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि केवल बात मुस्लिम या आदिवासियों तक सीमित नहीं है। समान देश में समान अगर नागरिकता की हम बात करते हैं तो 125 देश इस यूसीसी को लागू कर चुके हैं, और हम जिसको अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं और मुसलमान जिनका पक्ष लेते हैं, उस देश में भी यूसीसी लागू है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो यूसीसी निश्चित रूप से एक समान अधिकार वाली बात हम कर रहे हैं, समान कानून वाली बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसके लिए सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से सबसे चर्चा की जाए, चर्चा के बाद उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको एकत्रित करके अगर सरकार लागू करती है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कानून देश में क्या विश्व में कोई नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक बात आ रही विरोध की, तो विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम जो वर्ग है, वो जो जितने उनके नियम कानून बने हैं, वो शरीयत के हिसाब से बने हुए, उनके अंदर बँटवारा शब्द आता ही नहीं है, संपत्ति का बँटवारा उनके अंदर नहीं माना जाता है। जैसे तलाक वाला मामला तो हालाँकि अब खत्म हो गया है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी, जैसे उनके यहाँ 9 साल 10 साल शादी की उम्र मानी जाती है, जबकि हिंदुओं में 21 18 19 20 21 मानी जाती है। तो ये कई चीज़ें ऐसी जिसकी ज़रूरत है, आज समाज के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि एक निश्चित ऐसी कुछ चीज़ें तय की जाए जिससे समान नागरिक समान अधिकार लगे। लेकिन हम एक और बात और बताना चाहूँगा कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन दी है सरकार को। हम आज की बात कर रहे हैं कि आज तो इन्होंने अपने मुद्दे में लिया है कि हम लागू करेंगे, पर मैं कई केस आपको याद दिलाते हैं, जो शाहबानो वाला एक केस था, 85 का केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि समान कानून होना चाहिए। उसका सरला मुद्गल वाला केस था 95, उसमें भी इस बात पे चर्चा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी बोला था कि ऐसा ऐसा कानून होना चाहिए जो समान अधिकार हो। जान वाला एक मामला था 2003 का, उसमें भी हुआ था। शायरा बानो वाला मामला भी था 2017 का, उसमें भी ये बातें आई थी। ऐसे कई चीजें थी जिसमें समान अधिकार समान कानून की बातें हुई थी। तो लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक रूप से इसको फैलाया जा रहा है, राजनीतिक रूप से इसको दिखाया जा रहा है, ये गलत है। बल्कि आम जनता की भागीदारी करके उनसे मुझे तो ये लग रहा है कि सब नेताओं को उन तक ये बातें पहुंचाना चाहिए कि हम ऐसा कानून ला रहे हैं, इसमें क्या अच्छाई है, उन अच्छाइयों को एकत्रित करके लागू करना चाहिए। जी प्रेम जी। जी जी जयेश जी, आपने एक चीज़ों को समेट करके बताया कि यूसीसी आइडियल हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है, अगर उसको समाज के विभिन्न तबकों को उनकी ज़रूरतों से सोच के समझ के लागू किया जाए। हम देखते हैं, जयेश जी और ओम जी के पास आना चाहता हूँ कि जो दौड़ होती है ना, मैदान के चारों ओर मान लीजिए 400 मीटर की या 800 मीटर की दौड़ होती है, तो आप बहुत बहुत सारे जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं और गोलाई आकार में जो होता है, वो चारों तरफ उनको दौड़ना पड़ता है, तो उनको खड़ा भी उसी हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं गोल के किनारे है और गोल के बहुत दूर है, उसको एक साथ इक्वल में खड़ा कर दिया जाए, तब वो अनइक्वलिटी हो जाएगी, एक समान नहीं रह जाएगा। उसको डिस्टेंस के हिसाब से खड़ा किया जाता है कि इक्वल डिस्टेंस ही तय करना है, तब एक समानता होती है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई दिव्यांग है हमारे समाज, तो उनको अगर हम विशेष दर्जा देते हैं, विशेष उनको सुविधा देते हैं, तो इसीलिए ना कि वो आम आदमी के बराबर आ सके। इसको हम एक समान कानून बोल करके उनका हक थोड़ी छीन सकते हैं। इसी तरीके से महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, तो महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए थोड़े से हमें स्पेशल प्रोविजन करने होंगे। तो एक समान कानून अगर करेंगे तो महिलाएं तो हमेशा दलित रह जाएंगी। देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज आरक्षण का आकांक्षी है और उसका लाभुक भी है, तो हम एक समान कानून बोलेंगे तब तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो पहाड़ी इलाकों में जहाँ ट्रेनें नहीं पहुंचती, जहाँ सड़क साधन नहीं है, वहाँ हमको थोड़ा बजटीय समर्थन ज्यादा देना चाहिए, देना होता है, ताकि वहाँ के लोगों की सुख सुविधाएं जो थोड़े सही से वो जी सकें। तब तो ये स्पेशल प्रोविजंस खत्म कर देने चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। तो एक समान, ओम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कि एक समान कानून का मतलब भी सिर्फ कागज में लिखा हुआ एक समान नहीं होता है, व्यवहारिक रूप से उसको एक समान बनाना पड़ेगा। इसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है कई तबके को, जो उदार तबका है, जो संपन्न तबका है, उसको उससे सेक्रीफाइस लेना पड़ता है, सरकार को लेना चाहिए होता है। तो क्या हमारे जो डेमोक्रेसी में जनता जिसको वोट करके सरकार बनाने का अवसर देती है, ओमनाथ जी, अगर ये सबके प्रति समान दृष्टि नहीं रखे, तब ये कैसे
कैसी डेमोक्रेसी है ओमनाथ जी? देखिए ऐसा है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जरूरी तो है, जरूरी है नहीं तो शुरू से हमेशा हर पार्टी बोली कि जरूरी है, तो इसको लागू करना चाहिए। अब ओमनाथ जी, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जरूरी तो देश में रामराज भी है, लेकिन रामराज आइडियल नहीं, कंडीशन उसी है ना। उसी 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 पे आ रहे आप हैं ना, तो मना कर जरूरी है। देंगे कि आज से पूरे देश में रामराज लागू बोल दीजिएगा तो रामराज हो जाएगा क्या? एक नहीं समान नहीं नहीं, कानून उसके लागू लिए बोल देने से एक समान देखिए कानून हो जाएगा क्या? जी प्रेम जी, इसको एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। अगर कोई पुल टूट जाती है तो डाइवर्जन बनाया जाता है, हाँ, फिर उसके बाद पुल को अच्छे तरीके से बना के फिर डाइवर्जन बंद कर दिया जाता है। तो मेरा यहाँ डाइवर्जन से मतलब है कि जो लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, जिनको आपत्ति है, उनसे ज्यादा बात करके, उनसे विचार विमर्श करके इसको लागू किया जा सकता है। और रही बात समान नागरिकता, जैसे एक समान कानून होने के लिए, तो लेकिन हमारे यहाँ ओम कोई भी चीज। जी ओम जी, अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट भी नहीं आया है, नहीं तो और अभी उससे चर्चा पहले चर्चा के लिए। चर्चा क्या हो रही है? हम तो लागू करके रहेंगे, जिसको जो विरोध करना कर लो। और दूसरा बोलता है कि कैसे लागू करेंगे हम पर, हम भी देखेंगे। अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया है, चर्चा किस पर करें ओमनाथ हाँ जी? तो ड्राफ्ट तो आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, फिर चर्चा भी होगी। अभी चुनावी रैली में बोल रहे हैं, फिर इसका जब अमली जामा होगा, जब राय लेके आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कौन लोग समर्थन करेंगे। हो सके जो लोग आज विरोध कर रहे हो, पार्टी राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, वो कल को समर्थन करने लगे। जो आज समर्थन कर रहे हैं वो कल को विरोध करने लगे। तो पहले चर्चा हो रही है, होने दीजिए। इतने दिनों से ये चला आ रहा है, हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बाधा कुछ ना कुछ है, उसको दूर करके, ये जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, बातचीत करके सलाह करके ही करना होगा। क्योंकि आप देखें, किसान आंदोलन हुआ था, जबरदस्ती कानून बना दिए, उसका असर क्या हुआ। अब सरकार क्यों नहीं बोलती है कि अरे उससे बहुत नुकसान होगा, इसमें थोड़ा बदलाव करके और लाते हैं। तो ये भी जान रहे हैं कि 2024 में चुनाव है, पहले ऐसा शगुफा छोड़ो कि अब ये आज तो कल तो करने जा नहीं रहे हैं। अभी जितना इनको लगेगा कि अरे लगेगा कल ही कर देंगे, अभी चुनाव में जा रहे हैं, चर्चा करें, माहौल बना रहे हैं, यही दिख रहा है। नहीं तो लागू होना होता तो ये 2 टर्म से है, तो पहले ही बार जब जीत के आए 19 में, दूसरी बार, तो 20-21 में कर देते। आज तक क्यों इंतजार कर रहे थे? जब जबरदस्ती ही करना है तो आज तक क्यों इंतजार कर रहे थे? क्योंकि ये टाइमिंग का है। वहां पे कमलनाथ मंदिर मंदिर घूम रहे थे, सोचे कि हम यही चीज उठा के फायदा उठा ले। लेकिन अब प्रेम जी, जनता जागरूक हो गई है। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, कोई आम पब्लिक जिसका राजनीति से डायरेक्ट सरोकार नहीं है, उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। 3 तलाक बोलते हैं, तलाक लोग दे ही रहे हैं, तलाक लोग ले ही रहे हैं, स्वेच्छा से ले रहे हैं। बेशक आज आज लव जिहाद पे कानून यूपी सरकार बनाई हुई है, क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है, लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज हवा हवाई, लोग का आदत है कि हवा हवाई बात पटल पे रख दो, इससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए 2-4 सीट का, हमको यही लग रहा है। और ये बताने के लिए ये भी बता देंगे कि हम सारा प्रक्रिया कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन किसी से सलाह उलाह नहीं लेना होगा। अगर इनको जरूरत पड़ जाए कि नहीं हमको लाना ही है, हालांकि ऐसे ला नहीं पाएंगे। ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार बताते हैं तो आप 19 में ही ला देते। मेरा सवाल, आज 24 का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि थोड़ा इससे तनाव पैदा हो, लोग मने छटपटाएं, थोड़ा झगड़ा झंझट हो, इनको फायदा हो। हमको तो यही दिख रहा है। जी जी, मैं एक बार फिर सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब देखिए, कानून तो हमारे देश में ये भी बना हुआ है कि बेटियों को बेटे के बराबर संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में हम अपने घर परिवार में अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर देते हैं? और ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता है क्या? हम तो ये देखते हैं कि ये काम हो ही नहीं पाता। बेटियों को अपने पिता से हिस्से में बेटे के बराबर नहीं मिलता है, ये सच्चाई है। पूरे देश के पैमाने पर इसका सर्वे करा लिया जाए कि कितनी बेटियों को कानून बनने के बाद से अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिला है। तो ये कानून रह करके भी फायदा नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? जबकि यहाँ तो नियत में भी खोट है। तो एक समान कानून लागू हो जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम भरोसा कैसे कर लें? जबकि मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ आपके पास आने से पहले। मैं एक डिबेट में बैठा था,
बीजेपी के नेता, आपको दुनिया जानती है, सार्वजनिक बात है इसलिए मैं नाम लेता हूं, शलभ मणि त्रिपाठी जी बैठे थे। वो पत्रकार भी हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी। वो पैनलिस्ट को कह रहे थे, जो कि पैनलिस्ट मुसलमान थे, तो कह रहे थे कि तुम बिलबिलाओ और बिलबिलाओ, जो करना कर लो, हमने राम मंदिर बना दिया, तुम्हारी छाती पे चढ़ के बना दिया, हमने 370 हटा दिया, तुम्हारी छाती पे चढ़ के हटा दिया, तुम और बिलबिलाओ, ये यूसीसी भी लागू करके रहूंगा। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये सत्ताधारी दल के एक लोकप्रिय प्रवक्ता, पत्रकार की भाषा थी। मैंने हालांकि आपत्ति जताई और कहा कि ये हेट स्पीच के अंतर्गत आना चाहिए आपकी बात। तब उन्होंने उसको थोड़ा सा टर्न भी किया। मैं तो ये कह रहा था कि जो धारा 370 का विरोध करेगा वो गद्दार है, और मैं अगर ये हेट स्पीच है तो मैं फिर कहूंगा, और ऐसे करके उन्होंने फिर कहा। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, बात को इसलिए रख रहे हैं कि ये कैसी डेमोक्रेसी है, सत्ताधारी दल के नेताओं की ये कैसी भाषा है, कौन सा आप कानून कैसे लागू करने जा रहे हैं? जी तो देखिए प्रेम जी, जो एक प्राकृतिक सच्चाई है, जो ईश्वर ने मेल और फीमेल के अंदर जो एक प्राकृतिक अंतर बनाया है, उसको आप कौन से कानून से ठीक कर देंगे? अब कल को आप कहोगे जी कि औरतें ही बच्चे पैदा क्यों करती हैं, आदमी क्यों नहीं पैदा करते? कौन सा कानून बनाओगे आप? उसकी देखिए, जो अननेचुरल चीजें हैं, अप्राकृतिक चीजें हैं, उसके बारे में चर्चा करनी ही बेकार है। और मैं आज भी यही बोलता हूं कि आप चलो हिंदुओं की बात करें, आप हिंदुओं के अंदर इतने तरह के वर्ग और इतनी तरह की उसमें संप्रदाय कह लो या जो भी, इतनी तरह के वर्ग हैं कि उसके अंदर ही पता नहीं उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक पता नहीं कितने भेदभाव हैं उसके अंदर, कितनी अलग अलग तरीके की उनके रीति रिवाज हैं हिंदुओं के अंदर। मुसलमानों की तो बात छोड़ दो आप, अब कैसे उनको एक समान करोगे? मैंने सुना है कि पूर्व के अंदर, यहाँ जैसे आप अपने हमारे इस एरिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, जब लड़के लड़की की शादी होती है तो जनरली लड़का बारात लेके, लड़के वाले बारात लेके लड़की वाले के घर जाते हैं। और उधर पूर्व के अंदर पहाड़ी जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां पर कुछ एक ऐसा राज्य मेरे को कोई बता रहा था, ऐसा है कि जहाँ लड़की जाती है लड़के के घर बारात लेके। अब कर लो, कैसे समानता करोगे? उनका रीति है, उनका रिवाज है। और देखिए, लड़की को समान संपत्ति देना, वो भी चलो मान लिया। जो सामर्थ्य लोग हैं, मैंने अभी पिछली बारी भी ये आपको बोला था कि जो संपन्न लोग हैं, उनके दिमाग में इतनी उदारता होती है कि चाहे कोई भी लड़की या लड़का जो थोड़ा कमजोर रह जाता है, एक ही माता पिता की 6 संतानें हैं, तो 6 की 6 संतान तो एक जैसी बनेंगी नहीं। किसी में बुद्धि ज्यादा है, किसी में काम करने की क्षमता ज्यादा है, किसी ने काम किया तो उसने ज्यादा पैसा कमा लिया, किसी ने ज्यादा पढ़ाई कर ली, किसी ने कम पढ़ाई करी, कोई कमजोर रह गया। तो वो सब मिलजुल के आपस के अंदर उसको, कमजोर को भी सामर्थ्य बनाने के प्रयास करते हैं। ये मैंने अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से भी देखा। उन्होंने इतना सब कुछ न होते हुए भी, जो जिसके पास भी घर नहीं था उसको घर बनवाने की कोशिश करी, जिसके पास काम नहीं था उसको काम देने की कोशिश करी, जिसके पास जमीन नहीं थी उसको जमीन देने की कोशिश करी। तो ये तो सब काम देखिए, एक जो समझदार जो समाज है वो भेदभाव नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता। लेकिन उसके बाद जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा उसके बाद में? तो ज्यादातर लोग तो यहाँ पर ऐसे ही हैं। और मैंने अभी भी बोला कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ती है। जो कमजोर है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी तो सरकार की है ना भाई। मैंने अपने जीवन में जो काम किया, मान लो मैं नहीं देना चाहता किसी को, तो फिर सरकार जो टैक्स मेरे से, सरकार टैक्स तो ले रही है। मेरी कमाई के ऊपर, मेरी इनकम के ऊपर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं सामान खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसके ऊपर टैक्स तो ले रही है ना सरकार। उसी टैक्स को ही आप अपने इसी तरीके से बना दो कि भाई जो थोड़ा कमजोर व्यक्ति है
उस कमजोर व्यक्ति को कुछ मिल जाए, चाहे वो बेटा है या बेटी है, वो सरकार अपना रिकॉर्ड रखे, सरकार अपनी जिम्मेवारी रखे। मैंने तो मना नहीं किया है ना उसको बनाने के लिए, करने के लिए। जब मैं इतने टैक्स दे रहा हूं तो वो टैक्स भी दूंगा। मेरे भरने के बाद में अगर मेरी संपत्ति का कुछ भागीदार या पूरी संपत्ति का मालिक भी अगर सरकार बन जाती है तो मैं क्या कर लूंगा? अच्छी बात है, करो, लेकिन सरकार कुछ करे तो सही ईमानदारी से। सरकार ने ईमानदारी से कुछ करना नहीं है। और अभी जो आप बात कर रहे थे राजनीतिक व्यवस्था, ऐसे लोकतंत्र की, ये सारा चक्कर यही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र है ही नहीं। और लोकतंत्र के नाम से ये कभी यूसीसी, कभी ट्रिपल तलाक और कभी इस तरीके के कानूनों का सहारा, बातों की चर्चा कर करके, और कभी 370, ये इन्होंने भटकाना है लोगों को, गरीब लोगों को भटका के और अपनी सत्ता पर कब्जा करके रखना है। इसके अलावा और कुछ भी पॉइंट नहीं है। नहीं तो ये सब काम तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। एक सामाजिक न्याय तो देना है आपको। अगर सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबको मिल जाए सरकार की तरफ से, तो फिर क्यों ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है? ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आपने काम किया, आपको हिस्सा मिल गया, उसके बदले का, बात खत्म हो गई। अब आज मिलिट्री के अंदर औरतें ज्यादा क्यों नहीं है, फीमेल ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम फीमेल का है ही नहीं, वो फीमेल कर ही नहीं सकती। इसीलिए तो पुरुष ज्यादा है ना मिलिट्री के अंदर। तो कहीं किसी वर्ग के अंदर, किसी बात के अंदर महिलाओं का योगदान है तो महिलाएं, जब महिलाएं ही वो काम करेंगी। और कहीं पर अगर पुरुषों का काम है तो पुरुष ही ज्यादा काम करेंगे। अब उसके अंदर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी समझ सब सारे समाज को, सब लोगों को है। बिना कानून बनाए भी वो समाज अपने आप से उस तरीके से बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के काम कर सकता है। मेरा तो यही मानना है। जी, मैं जयेश जी के पास आता हूँ। जयेश जी, एक घटना मुझे याद आ रही है। तब मैं स्कूल में पढ़ता था। झारखंड के जादूगोड़ा इलाके में एक दो समगोत्रीय यानी भाई बहन लगने वाले आदिवासी बच्चों में मोहब्बत हो गई थी। तो उसमें एक जुलूस निकाल करके उन दोनों को प्रताड़ित किया गया। और लड़की जो थी उसके साथ तो बहुत क्रूरता हुई कि मशाल जला करके उसके गुप्तांग जलाए गए। ये मुद्दा बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। और आदिवासियों का कहना था, बड़े बड़े नेताओं सब लोग थे, शिबू सोरेन, सूरज सिंह बेसरा जैसे बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि ये सरना धर्म का न्याय है, हम जान नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो जिसको आप क्रूरता बोल रहे हैं वो क्रूरता नहीं है, एक क्राइम भी बड़ा है, इसलिए हम इसको ये ऐसा करेंगे। और उस समय की सरकारों में हिम्मत नहीं हुई कि किसी कानून के तहत इसमें इनको किसी को जेल डाल दे, सजा दे दे। तुरंत पुलिस को कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ना पड़ा वो, क्योंकि पूरे आदिवासी वहां बगावत को उतर गए थे, एकजुट विरोध कर रहे थे। तो यहाँ कोई हिंदू कोड बिल, कोई देश का कानून लागू नहीं हुआ, वहां सरना कानून लागू हुआ। तो हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये तो मेरे, चूंकि मुझे याद है तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहां आपको क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय आदिवासियों की या दूसरे समुदायों की, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे आप यूसीसी लागू कर देंगे? जी, जय श्री। प्रेम जी, जब हम ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम अलग है, यूसीसी से अलग सिस्टम चलता है। वो पंचायत का सिस्टम रहता है और पंचायत में से कई बार फैसले हुए जिन पे कई बार आपत्तियां भी उठी और जिसको कई बार मीडिया में सुर्खियों में आए। और ये पहला मामला नहीं आप बता रहे, कई मामले ऐसे हो चुके और अभी भी होते आए। कई बार आपने देखा होगा कि जब आजकल तो वीडियो का जमाना था, वीडियो वायरल हो जाती, सोशल मीडिया पे आ जाता था कि लड़की का मुंह काला करके घुमा दिया, अर्धनग्न करके घुमा दिया। इस टाइप से घटनाएं आदिवासी क्षेत्रों में काफी देखी जाती है। लेकिन हम यहाँ बात सब जब समान कानून की करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई है कि जब सरकारें बनी, सरकारें बनने से पहले जब संविधान बना गया, जब इस बात को आलेख किया गया कि कुछ समय बाद इसको समान अधिकारों में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय बंटवारे किए गए धर्म के, चाहे हम हिंदू लॉ की बात करें, मुस्लिम लॉ की बात करें, जबकि उस समय अगर समानता की बात हो जाती
तो ये ना आज मुद्दा बहस का होता, ना ऐसी कोई मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी के पास आता है कि हमें समान कानून लागू करना है। कई कई विसंगतियां दिखेगी जय जी, कोर्टों में कई मामले ऐसे पड़े हैं जो धर्म के आधार पर आज भी अटके हुए हैं। अटके केवल इसलिए कि धर्म के कहीं ना कहीं अड़े आएगा तो और हम इसके ऊपर कोई भी फैसला लेते तो एक बड़ा विवाद हो सकता है। तो ये एक अच्छी पहल मेरे हिसाब से हो सकती है। पर मैंने बताया ना कि इसका तरीका ये है कि सभी धर्मों को बिठाया जाए, उसकी जो अच्छाई है समान कानून की, उन अच्छाइयों को एकत्रित करके उसका एक समावेश करके उसको लागू किया जाए तो एक अच्छी रूप में, अच्छे स्वरूप में ये चीज आ सकती है। जी प्रेम जी, तो आप कुछ मतलब बोल रहे हैं, बोलना चाहते आप हैं? कह रहे हैं, हाँ, मैं उस बात को छोड़ के अभी की बात पर आ रहा हूँ कि आप कह रहे जी हैं कि इसको लागू करना हो तो एक समिति बने जो अध्ययन करे, स्टडी करे, तो जाहिर है कि उस समिति में हर समाज के हर तबके के लोग हों, तब उसको एडाप्टेबल ढंग से ड्राफ्ट हो, अनुकूलित रहे समाज के लिए, तब वो समाज स्वीकार करेगा, चाहे धार्मिक आधार पर, चाहे सामाजिक आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर। ये इसकी हाँ। जरूरत है। लेकिन लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता ने चुन करके सरकार को बनाया है, सरकार इसकी जरूरत ही नहीं समझती, बोलती है हमको 5 साल की चुना है, हम लागू करेंगे, हमको कुछ जरूरत नहीं है किसी से पूछने का। विधि आयोग रायशुमारी कर रहा है, यही विधि आयोग 5 साल पहले कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं यूसीसी की, नाम लागू करना चाहती। 5 साल में विधि आयोग का दिमाग बदल गया। जी निश्चित ही ये मामला काफी चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात हम बात करें गोवा की। गोवा में 1961 में इसको लागू कर दिया गया और वहां आज भी चल रहा है। तो ये जब एक जगह, एक राज्य में, आपके देश के एक राज्य में अगर चल रहा है, तो निश्चित है कि राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को सोचती होगी कि यार अन्य राज्यों में इसको किस तरह से कैसे लागू किया जाए। हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे तो इसको लेकर के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसका एक प्रारूप बनना शुरू हो गया, और उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे मामला सामने आते जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी से इसका एक मोखटा तैयार कर दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको लागू किया जाए। तो फिर उत्तराखंड यहाँ के बाद। देखिए, जय जी जी रुकिए, जी 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 प्रेम जी। नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तर प्रदेश का यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फिर देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? नहीं, ये तो चिंता का विषय, यही तो बोल रहा हूँ कि जब आप समान नागरिकता समान देश की बात कर रहे थे, गोवा में किससे लागू हुए 1961 में? 1961 से वहां पे लागू है, वहां चल रहा है, वहां उस बात पे आज भी वहां की सरकार है, उस बात पे आज भी चुनाव होते हैं। तो वो मुद्दे कभी चुनाव में नहीं आते कि यहाँ यूसीसी लागू है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से देखिए, संविधान। गोवा का जो आप जी उदाहरण जी दे रहे हैं ना, जी गोवा का प्रेम जी। उदाहरण हमारे संविधान में इस बारे में जो बात हुई थी उससे अलग है, चूंकि वो आजाद भी देर में हुआ था गोवा, और वहाँ का समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा था, और वो एक परंपरा में, विरासत में ये सिद्धांत आगे बढ़ा और वो पनपा। लेकिन ये पूरे देश में लागू करना, गोवा में है बहुत सारे कानून है जो किसी एक प्रदेश में है, दूसरे प्रदेश में नहीं है। वैसे गोवा में यूसीसी है, तो क्या गोवा में है तो पूरे देश में वो लागू करने योग्य हो गया? ऐसा तो नहीं मान सकते ना। जय जी। नहीं, ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हम 47वां जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, उसके बाद ये चिंताओं में आया विषय, उसके बाद चर्चाओं में आया विषय, और धीरे धीरे आज हम बहस कर रहे हैं इस विषय पे लेकर के। तो मुझे लग रहा है कि गोवा को देख के बात नहीं कर रहे हम कि गोवा में लागू तक किया जाए। मेरा कहना ये है कि इसमें जो अच्छाइयाँ है उसको लागू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समान कानून के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी कई चीजें अभी केवल जो लागू हो रहा है वो एक बंटवारे को लेकर के, समान अधिकारों को लेकर, समान कानून को लेकर, यहाँ बातें खत्म नहीं होना चाहिए। आज जिस तरीके से प्रेम जी आपने भी बोला कि क्या वेतन एक जैसा होना होगा, क्या जैसे विकलांग है तो उसको अलग से सुविधा मिलेगी, तो इन सब चीजों को समावेश कर करके, इन सब चीजों से चर्चा करके कि किस तरीके से इस देश के अंदर समान कानून लाया जाए और किस तरीके से आम जनता तक इसका फायदा पहुंचे, इसको एक समिति बना करके पहले इसका मंथन किया जाए कि किस तरह लागू करे, किसको फायदा मिले, किसको नहीं मिले, और किसको किस तरीके से फायदा मिल सकता है, उसका एक पूरा बोलते ना इसको समग्र मुखड़ा तैयार करने के बाद इसको लागू करें तो एक अच्छी पहल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी प्रेम जी। चलिए अब मैं ओम जी के पास आता हूँ। ओम जी, अगर सत्य बहुमत का कॉन्सेप्ट होता, केंद्र में जनता की बहुमत वाली सरकार होती, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए
कानून बनाने की जरूरत होती या वो यूं ही लागू हो जाता? सर इतना बड़ा देश है, कानून बनाने की जरूरत तो पड़ती, लेकिन इतना जो जद्दोजहद हो रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी सत्य बहुमत के सिद्धांत से अगर चुन के आके सही मायने में अगर 51% की सरकार होती, 52%, 55% की, तो उसमें नेताओं को लगता कि अगर हम गलत डिसीजन कर रहे हैं तो अगली बार हम हार जाएंगे। तो वो इस टाइप का जबरन नहीं, देखिए कोई भी कानून लाए जबरन न थोपे, क्या खाया जाए क्या पहना जाए, इसमें माँ बाप का है। जो माँ बाप आज से कानून नहीं है, कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बाल बच्चों को पहले से ही दे दिए, बेटी हो या बेटा उनमें अंतर नहीं है, ऐसे भी माँ बाप हैं। तो ये कानून लाके, अब आप कानून लाके किसी को तो कह नहीं सकते हैं कि आप हमको जबरन प्यार करो। ये कुछ ऐसा चीज है जो मैंने शादी शादी करनी है, अब माँ बाप, सरकार तो पैसा दे नहीं रही है, सरकार तो मदद कर नहीं रही है, तो माँ बाप को जैसे लगेगा, जिस उम्र में लगेगा वैसे वो शादी करेंगे। तो इसमें कानून बना के आप कह दीजिए कि नहीं 18 पे शादी करना है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि नहीं मेरे बच्चा 2 साल और रुक जाए, हम बाद में करेंगे शादी, चाहे माँ बाप तैयार हो चाहे बच्चा नहीं तैयार हो। तो ये सब चीजों को कानून में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी चीजों पे ऐसे जैसे शिक्षा क्यों नहीं कर देते हैं, एक देश एक शिक्षा, तो कहीं कहीं सीबीएसई बोर्ड, कहीं बिहार बोर्ड, कहीं यूपी बोर्ड, कहीं कोई सा भी बोर्ड, तो ये सब चीज करें जो जो सबको सबको फायदा पहुंचाए। उसके बाद मेडिकल के लिए क्यों नहीं, एक देश एक इलाज, माने एक ही तरीके का माने हॉस्पिटल हो हर जगह सरकार का, वहीं पे इलाज हो, ऐसा क्यों नहीं करते? तो ये सब चुनावी दांव पेच के लिए है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए है, पोलराइजेशन करने के लिए है, इसके लिए ये लोग कर रहे हैं। नहीं तो अगर काम करना होता तो आप जैसे बोलते हैं वन देश वन नेशन, राशन कार्ड भी बनवा दिए, लेकिन आज वो कहाँ किसी को मिल पा रहा है? हम कई लोगों से बात करते हैं मेडवेट से, वो बोलते हैं कि नहीं घर पे है, घर पे जाते हैं बनवाने तो बोलता है तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, वहां बनवाओ। तो हमारे यहाँ कानून है भी नहीं भी है उसका दुरुपयोग लोग करते हैं, सदुपयोग बहुत बहुत कम करते हैं। लेकिन ये यूसीसी अगर लागू हो तो सर्वसम्मति से सबसे बातचीत करके कहाँ किन किन पॉइंट पे उनको आपत्ति है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें, जो समझ रहे हैं वो उनको समझाएं, इस तरीके से करके इसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज एक आपके हाथ में 5 उंगली है वो भी बराबर नहीं है, तो आप इतने बड़े देश में कैसे आप किसी को एक ही रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं? नहीं तो हाईवे नहीं तो माई वे, अरे और भी तरीका है, लेकिन जो सबको लेके चले वैसा वैसे वैसे चीजों को पॉइंट आउट करके उसको लागू करें तो ये कर सकते हैं। अगर जिद पे आ जाए तो फिर जिद तो अच्छी चीज है नहीं, उससे कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। जी जी, मैं चौधरी साहब के पास आता हूँ। चौधरी साहब, इस समाज में इस तरह के कानून को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, एक डेमोक्रेसी में कानून बनाने लागू करने का जो तरीका होना चाहिए वो तो संसद में बहस होती है, चर्चा होती है, उसके बाद में उस कानून को पारित किया जाता है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की जो बहुमत की सरकार है वो कानून बनने से पहले उसका शोर करने में, डंका पीटने में, भाषण देने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानून बना भी नहीं है, ड्राफ्ट आया भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वास्तव में ऐसी लोकतंत्र में सत्य बहुमत होता तो क्या सरकार इसी तरह से व्यवहार करती? जी जी प्रेम जी, देखिए जो काम सरकार कर सकती है वो तो करना नहीं है। मान लो शिक्षा के ऊपर, जैसे अभी ओमनाथ जी बोल रहे थे, सुरक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर जो काम सरकार कर सकती है बिना भेदभाव बिना पक्षपात के, वो काम तो सरकार ने करना नहीं है। और जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की मेरी जानकारी के हिसाब से जो मेरा समाज है या जो जहां तक भी मैंने देखा वहां इस तरीके की कोई समस्या है ही नहीं। ज्यादातर लोगों के पास में इस तरीके की बात की कोई समस्या नहीं है। कोई ना बेटी के भेदभाव की, ना कोई बेटे के भेदभाव की। और चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, वो सब अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को समृद्ध देखना चाहते हैं। कोई गरीब नहीं देखना चाहता उसको, सब उसको बेरोजगार देखना चाहते हैं, सब उसको स्वस्थ देखना चाहते हैं, और सब आपस में सहायता करते भी हैं। तो ये समस्या ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। और जैसा जयेश कुमार जी बोल रहे थे जी कि 150 देशों के अंदर यूसीसी लागू है,
या गोवा के अंदर यूसीसी लागू है, तो वहां पर देखिए इस तरीके की भिन्नता जैसी हमारे समाज के अंदर है, हमारे देश के अंदर है, ऐसा नहीं होगा वहां पर। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा वहां उन देशों में है जहां पर यूसीसी लागू है, तो ये संभव ही नहीं है। जब एक समाज के लोग कुछ बोलते हैं, दूसरे समाज के लोग कुछ बोलते हैं, तीसरे समाज के लोग कुछ बोलते हैं, तो ये यूसीसी कैसे होगा? सबके लिए एक जैसा कानून कैसे बनेगा? जैसे आप कोई मान लो एक ही तरह की कोई रोटी बनाई जाए या सब्जी बनाई जाए या कोई मिठाई बनाई जाए, तो एक जना एक मिठाई तो एक ही बनी। अब एक बोलेगा जी कि इसके अंदर मीठा कम होना चाहिए, एक बोलेगा मीठा ज्यादा होना चाहिए, एक बोलेगा इसमें मीठा होना ही नहीं चाहिए। तो तीनों के तीनों टेस्ट एक जैसे कैसे बनेंगे? एक साथ तो नहीं बन सकते ना, तीनों के लिए फिर अलग अलग टेस्ट बनाना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए, ये समस्या जो है, यूसीसी की जो समस्या है, ये खाली एक चुनावी एक ध्रुवीकरण की राजनीति इसको सर ऐसे भी देखा जाए, इसको ऐसे भी देखा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण को भी इससे जोड़ा जा रहा है। तो अब हर व्यक्ति को मतलब 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, नियम बना दीजिए। तो उस प्रदेश के लिए जहां बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ये लगेगा चलो ठीक है, लेकिन उस प्रदेश में जहां जनसंख्या की दर लगातार गिर रही है, वहां अगर इस कानून को लागू कर दिया जाए तो विनाशकारी हो जाएगा ना। फिर ये एक समान कानून उस प्रदेश के खिलाफ चला जाएगा। जी, या जैसे देखिए आज चाइना के अंदर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, वहां भी कहते हैं कि युवाओं की कमी होती जा रही है, तो वहां की सरकारों ने, वहां के समाज ने तो आपको और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अलाउ कर दिया, उनको अलग से छुट्टियां देनी शुरू कर दी बच्चों को। भाई जाइए आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अपना छुट्टी मना के आइए और बच्चे पैदा करके आइए। और यही हालत हमारे देश की होने वाली है। अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर जहाँ अभी हम आज इतना गर्व करते हैं जी कि हमारा देश सबसे युवाओं का देश है, ये सब आने वाले टाइम के अंदर और देशों की तरह बुड्ढों का देश हो जाएगा, जवान देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो ये तो एक प्राकृतिक, मैंने आपको अभी बोला, ये एक प्राकृतिक रूप है। इस प्राकृतिक समस्याओं का समाधान प्राकृतिक रूप से ही होता है। प्रकृति अपने आप उसको बैलेंस बना देती है। जो काम सरकार का है वो सरकार को करने दो, जो काम प्रकृति का है वो प्रकृति को करने दो। लेकिन हमारी समस्या ये बनी हुई है कि ये सरकारें ये सोचती हैं कि हम पता नहीं प्रकृति के भी ऊपर हैं, वो हो नहीं सकता है। तो सिवाय समय बर्बाद करने के और ये कुछ भी नहीं है। प्रेम जी। जी ओम जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रेम जी, इसी तरीके से इस सब चीजों को ऐसे देखना चाहिए कि आपको हम उदाहरण बताते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ये सब चीज बंदी तो है, लेकिन कहाँ बंदी है? जो इतने इसका प्रमाण है कि बंदी नहीं है कि कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग वो जेल में हैं। और हेलो, कि कितने लोग जेल में हैं, तो माने शराबबंदी तो है नहीं और बड़े लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो कुछ चीजें ना जन जागरण से ही इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण की बात है, आप कानून लगा दीजिएगा। चाइना का आज दुष्परिणाम देखिए, जो सर बता रहे थे सददेव चौधरी जी, वहां बूढ़े ही दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग बोल रहे हैं कि मैंने आप बच्चा पैदा कीजिए, यहाँ बैठिए तो सरकार आपको ये सुविधा देगी। तो कुछ चीजें जो प्रकृति के हाथ में है उसको छोड़ दीजिए, उसको सरकार को सही मायने में स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब पे काम करना चाहिए जो हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। उन सब चीजों पे सरकार का तो एकदम माने उसको सुधार ले, उसके बाद ये सब जो करना वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जब अच्छे से लोग शिक्षित हो जाएंगे, समाज मेरा माने बौद्धिक लेवल पे सोचने लगेगा, तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी ओम जी, मैं जयेश जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए आता हूँ। जयेश जी, वास्तव में अगर हमारी डेमोक्रेसी सफल होती तो एक समान कानून अलग से लाने की जरूरत पड़ती क्या? प्रेम जी, इससे पहले मैं एक संशोधन करना चाहूंगा कि चौधरी जी 150 बोल रहे थे, वो 150 से 125 देशों में लागू है, जिसमें पाकिस्तान है, अमेरिका है, बांग्लादेश है। तो वो एक अलग मुद्दा है। तो हम बात करें समान कानून की, तो ये मामला मैं बता रहा हूँ कि 73 साल पहले भी ये मामला हुआ था। इस पे 23 नवंबर 1948 में कई बार चर्चा हुई है
और लगातार चर्चाओं के बाद में तय किया गया कि अभी इस चर्चाओं का कोई निर्णय नहीं निकलेगा, आप तो अभी इसको जो कानून देश में चल रहे हैं उसको चलने दिया जाए। और उसके बाद विसंगति ये हुई कि यहाँ 2 धर्मों को लेकर के कानून बने, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो वो जो 2 धर्मों को देश में बाँट दिया गया है कि एक हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून। तो मुझे जो लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो इन बातों को देखना चाह रही है और इन बातों को देख करके ऐसा कानून बनाना चाह रही जो धर्म से बिल्कुल अलग है, धर्म उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व ना हो। तो शायद हो सकता है कि ये उसके प्रयास हो। और मैंने बताया ना कि अच्छाइयाँ उसमें यही आ सकती है कि सबको एक साथ लेके चले। और ये मुद्दा आज का नहीं है। जो मैंने आज दिन भर जो लगातार इसको लेकर के काफ़ी जो जानकारी एकत्रित की उसमें मालूम पड़ा कि 73 साल पुराना मुद्दा है। और एक जगह तो ये भी था विकिपीडिया पे कि नेहरू जी ने भी इसको लागू करने के लिए हामी भरी थी, हालांकि उसका जब विरोध हुआ बड़े स्तर पे तो उन्होंने अपने आप को पीछे लिया। तो ये मुद्दा अभी का नहीं है, लंबा मुद्दा है। लंबा मुद्दे के बाद अब जरूर इस पे मंथन हो रहा है। देखिए और मंथन जी, होने का मैंने बताया ना तरीका ये हो कि सब जितने धर्म है जितने समुदाय देश के अंदर उनको एकत्रित करके उसमें जो अच्छाइयाँ है उसको अगर ला करके उसको लागू करते थे देश के अंदर कुछ नया परिवर्तन हो इस सकता है। पूरी जी प्रेम बातचीत जी। को कंक्लूड करूं, इस पूरी बातचीत को, तो निश्चित रूप से आज़ादी के बाद इस विषय पर बातचीत हुई कि एक समान कानून, ऐसी बातें होनी चाहिए। लेकिन धार्मिक कट्टरपंथी लोग किसी भी बदलाव के हक में नहीं थे। तब हिंदू धर्म की ओर से भी वैसे ही विरोध हो रहा था, मुस्लिम इस्लाम में भी वैसे ही विरोध हो रहा था। तो फिर अलग अलग कोड बिल लाने की बात हुई। हिंदू कोड बिल आया, विरोध के बावजूद आया, चूंकि देश में अधिक आबादी हिंदुओं की है, तो वो उस तरीके से अपने को खतरे में नहीं मान रही थी, तो उसने विरोध के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट किया। और मुसलमान अपने आप को खतरे में मान रहे थे कि हम हमारे वजूद का सवाल है। और हिंदू समुदाय जो था, उस तबके जो नेता थे, भरोसा दे रहे थे कि हमने आपको रखा है, आप हमारे साथ अपनी मर्जी से रुके हैं, पाकिस्तान नहीं गए, आपकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, सुरक्षित रहेंगे, इस तरह का भाव था। तो इस वजह से अब ये लंबा समय बीत गया है, तो पुरानी बातें विस्मृत हो गई हैं। अब ये कंपटीशन और राइवलरी वाला दौर आ गया, तो इसमें वो चीजें विस्मृत हो गई। तो इसी वजह से समस्याएं और जटिल हुई हैं। हम दिल को बड़ा करें, दिल को उदार करें, और क्या एक्सेप्टेबल हो सकता है, एडाप्टेबल हो सकता है, उसके हिसाब से हम देश में कानून को लाएं, लोकतांत्रिक तरीके से लाएं। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर आया, जैसे ही हमने लोकतंत्र को लाया बीच में, वैसे ही बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती। तब भी अगर ये बात दबी थी, तो लोकतंत्र के कारण दबी थी, और आज भी इसी की आवश्यकता है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सत्यदेव जी? जी देखिए प्रेम जी, अगर लोकतंत्र सही हो गया ना, क्योंकि हमने लोकतंत्र को अभी तक समझा ही नहीं है। हम चुनाव भी करवा रहे हैं और लोकतंत्र भी बोल रहे हैं और बहुमत से सरकार भी बनाते हैं, और बहुमत क्या है ये हमको मालूम ही नहीं है। अब एक ही घर के अंदर 5-6 जने हैं, तो एक कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, एक श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, एक राम जी की पूजा कर रहा है, एक शिव की पूजा कर रहा है। अब कैसे उन सबको एक ही घर के अंदर कैसे समान कर देंगे? और सबसे जरूरी बात इसमें यही है कि जो बात अच्छी है वो तो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्राकृतिक इसमें सबसे जरूरी बात यही है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए, लोकतंत्र को समझकर लोकतंत्र को बनाइए। लोकतंत्र आपने अभी तक न समझा न बनाया, तो जब तक जी, आप इसको लोकतंत्र को नहीं बनाओगे अच्छा, तब तक ये जितने मर्जी कानून बनाते रहना सिवाय समय बर्बादी के और कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को समझना, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। तो इसी नोट के साथ, सत्यदेव चौधरी जी के इसी नोट के साथ कि लोकतंत्र को मजबूत करना, और इसको थोड़ा और बोले तो मतदाताओं को शक्तिशाली बनाना, यही सारी समस्या का इलाज है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, जयेश कुमार जी, ओमनाथ जी, सत्यदेव चौधरी जी, और आप दर्शकों का भी जो लगातार हमें सुन रहे थे। और हमें उम्मीद है कि ये चर्चा का सिलसिला